साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो यहाँ पर जो है एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट परीक्षा के लिए विज्ञान के जो है हम MCQ कराने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका फुल रिवीजन होने वाला है। जितना आपका सिलेबस में दिया हुआ है सारे टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे। एक एक करके हम सारे टॉपिक आपको बता देते हैं कि आपको क्या मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो आपको यहाँ पर जो है पहला टॉपिक है रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं, इससे आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। अम्ल एवं क्षार, तो यहाँ से 20 क्वेश्चन मिलेंगे। धातु अधातु से आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। कार्बनिक यौगिक से आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। जैव प्रक्रम से आपके लिए 20 क्वेश्चन मिलेंगे। आनुवांशिकता एवं विकास से आपके लिए 20 प्रश्न मिलेंगे। और प्रकाश परावर्तन से यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। मानव नेत्र से भी आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन मिलेंगे। विद्युत से यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। चुंबकीय प्रभाव से भी आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। और जो हमारा पर्यावरण जो टॉपिक है, इससे आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है आपके लिए कुल टोटल 250 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कितने हैं? 250 जो क्वेश्चन हैं आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इतने में आपका जो है सारा रिवीजन हो जाएगा। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जो कि आपकी सिलेबस में हो और वह कवर ना हो। तो इस क्लास ये जो क्लास है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला है रासायनिक अभिक्रियाओं से है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वह है किसी रासायनिक अभिक्रिया का सबसे सामान्य संकेत क्या है। तो सबसे सामान्य संकेत क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर नए पदार्थ का बनना। क्या हो जाएगा? नए पदार्थ का बनना। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर सफ़ेद चूर्ण बनता है, वह है। तो क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा MgO। क्या हो जाएगा? MgO जो है आपका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया कौन सी है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CaO प्लस H2O से CaOH2। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जिस अभिक्रिया में एक यौगिक टूटकर दो या अधिक पदार्थ बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपघटन। क्या कहते हैं? अपघटन जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सिल्वर क्लोराइड का सूर्य के प्रकाश में विघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश अपघटन की। किस प्रकार की है? प्रकाश अपघटन जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है Zn प्लस CuSO4 से ZnSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विस्थापन। क्या हो जाएगा? विस्थापन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर विलयन का रंग हो जाता है। तो कैसा हो जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरा। कैसा हो जाता है? हरा जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Na2SO4 प्लस BaCl2 से BaSO4 प्लस 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी द्विविस्थापन। क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों जो श्वसन है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी है? ऊष्माक्षेपी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊष्माशोषी। क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का सड़ना किसका उदाहरण है? तो भोजन का सड़ना किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? विकृत गंधता। क्या हो जाएगा? विकृत गंधता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल एवं वसा का खराब होना कहलाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका विकृत गंधता। क्या कहलाता है? विकृत गंधता। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक है। तो लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन और जल दोनों। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन और जल दोनों यहाँ पर आवश्यक हैं। नेक्स्ट है जंग का रासायनिक सूत्र है। तो जंग का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा Fe2O3 से XH2O। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? उपचयन। क्या हो जाएगा? उपचयन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है CuO प्लस H2 से CuH प्लस H2O में CuO का क्या होता है? तो यहाँ पर जो CuO का होता है वह क्या होता है? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन होता है। नेक्स्ट है श्वेत चांदी क्लोराइड प्रकाश में किस रंग की हो जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भूरी धूसर। क्या हो जाएगा? भूरी धूसर जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CaCO3 से CaO प्लस CO2 अभिक्रिया में CaCO3 का विघटन किससे होता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऊष्मा। क्या हो जाएगा? ऊष्मा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो आपको बताना है कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? बर्फ का पिघलना कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, लेकिन दूध का दही बनना, कागज का जलना, लोहे में जंग लगना, ये सारी ही रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, लेकिन बर्फ का पिघलना ये कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण विनियम का पालन। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जो क्लास है आपकी रिवीजन क्लास है, तो इसको ध्यान रखिएगा, कोई भी टॉपिक आपका छूट ना जाए। और जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं या फिर कम बन रहे हैं या फिर ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक का फिर से रिवीजन करना है, जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना होगा। क्योंकि अगर आप जो कॉन्सेप्ट है क्लियर नहीं करेंगे तो आपकी अगली बार जब भी आप टेस्ट लगाएंगे तो क्या होगा, आपके क्वेश्चंस फिर से गलत होंगे। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो पहले आप ये रिवीजन क्लास करो और नोट करते जाना कि कहाँ किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया के क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चन आपको दिए थे, करवा दिए हैं। तो जो 20 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं उनमें से कितने के गलत हुए हैं, कितने के सही हुए हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया नाम लिखना, उसके आगे लिख देना कि इतने क्वेश्चंस आपके गलत हुए थे और वो उस टॉपिक का आपको फिर से रिवीजन करना है। तो यहाँ पर जो है अब आए हम अम्ल और क्षार पे। तो अम्ल क्षार और साथ में हम लवण पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपको अम्ल क्षार से मिलेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह है खट्टा स्वाद किसका गुण है? तो खट्टा जो स्वाद होता है वह किसका गुण है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर अम्ल का। किसका है? अम्ल जो है वह खट्टे होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जो यहाँ पर आपको आंसर मिल रहा है, जैसे यहाँ पर है स्वाद में खट्टा जो होता है उसे अम्ल कहा जाता है, तो यहाँ पर अम्ल का गुण होता है वह। तो ये आपको ध्यान रखना है, अम्ल जहाँ आए तो आपके दिमाग में खट्टा दिमाग में आना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नीले लिटमस को लाल कौन करता है? तो जो नीला लिटमस होता है उसको लाल कौन कर देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अम्ल। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नेक्स्ट है लाल लिटमस को नीला कौन करता है? तो लाल को नीला कौन करता है? तो लाल को नीला क्षार करता है और नीले को लाल अम्ल करता है और लाल को नीला कौन करता है? क्षार करता है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लाल को अगर नीला कहे तो क्षार और नीले को लाल कहे तो अम्ल। तो ये आपको याद रखना है, जैसे भी ट्रिक बना के रखिए, मगर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में भी दिए हुए हैं और जो हमारी परीक्षाओं में है इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है pH बराबर 7 वाला विलयन होता है। तो आपको बता दें जो pH स्केल होता है, ये pH स्केल है मान लीजिए। तो यहाँ पर जो बीच का बिंदु है ये शून्य नहीं होता है, ये क्या होता है? ये 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। 7 का मतलब होता है उदासीन। क्या होता है? 7 का मतलब उदासीन होता है।
तो यहाँ पर 7 वाले विलयन को क्या होता है, तो यहाँ पर उदासीन। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि अगर 7 से ज़्यादा हुए तो अम्ल या फिर क्षार क्या होते हैं। आपके लिए सिर्फ 2 ऑप्शन दे रहे हैं, अम्ल या क्षार, और आगे आने पर क्या होते हैं, अम्ल या क्षार, ये आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल कौन है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है प्रबल अम्ल है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रबल क्षार है। तो अभी आपसे प्रबल अम्ल पूछा था, अब प्रबल क्षार जो है पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका NaOH। क्या हो जाएगा, NaOH जो है ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन देता है। तो जो अम्ल है वह जल में घुलकर कौन सा आयन देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका H+ आयन यहाँ पर देता है। नेक्स्ट है, क्षारक जल में घुलकर कौन सा आयन देता है। तो जो क्षार होता है वह जल में घुलकर कौन सा आयन देता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा OH-। तो जो अम्ल होता है वो H+ देता है, जो क्षार होता है OH- देता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कहलाती है। तो जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कहलाती है वह क्या कहलाती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदासीनीकरण। क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है। तो उदासीनीकरण जो अभिक्रिया उसमें क्या बनता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लवण और जल। क्या हो जाएगा, लवण और जल जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दांतों का क्षय सामान्यतः पीएच के किस मान से नीचे शुरू होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 5.5। क्या हो जाएगा, 5.5 आपका करेक्ट आंसर है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है मधुमक्खी के डंक में, अम्ल। नेक्स्ट है, मधुमक्खी के डंक के प्रभाव को कम करने हेतु लगाया जाता है। तो क्या लगाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अपच की स्थिति में कौन सी औषधि दी जाती है। तो अपच की जो स्थिति होती है उसमें कौन सी, तो प्रति अम्ल दिया जाता है। क्या दिया जाता है, प्रति अम्ल जहां यहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वह क्या है। तो NaHCO3। क्या हो जाएगा, NaHCO3 ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, Na2CO3 से 10H2O जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है ऑप्शन बी हो जाएगा, CaSO4 1/2H2O जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यंजक चूर्ण का उपयोग मुख्यतः किया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल शुद्ध करने में। क्या हो जाएगा, जल शुद्ध करने में आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पीएच स्केल का मान सामान्यतः होता है। तो पीएच स्केल का जो मान होता है वह सामान्यतः कितना होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 0 से 14। क्या हो जाएगा, 0 से 14 जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मानव रक्त का पीएच लगभग होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, 7.4। तो यहाँ पर जो है आपके
अम्ल और क्षार के 20 क्वेश्चन जो थे वह कंप्लीट होते हैं। तो इन 20 क्वेश्चंस में से आपके गलत हुए हैं या नहीं हुए हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर गलत हुए हैं तो जहाँ पर हुए हैं वह कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। क्या करना है? कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये रिवीजन क्लास इसीलिए है कि जहाँ कमी है उसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो आपको स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, तो इसके बाद में आते हैं आपके धातु अधातु। तो धातु अधातु के भी आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातुओं का सामान्य गुण है? तो कौन सा है धातुओं का सामान्य गुण? तो ऑप्शन नंबर सी जो है विद्युत का सुचालक होना। क्या हो जाएगा? विद्युत का सुचालक होना आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है? तो कौन सी धातु है जो विद्युत की सुचालक है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुण को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आघात वर्धनीयता। क्या हो जाएगा? आघात वर्धनीयता आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, धातुओं को खींचकर तार बनाने के गुण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर तन्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तन्यता जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा। क्या हो जाएगा? पारा जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु। अभी यहाँ पर अधातु पूछा है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाती हैं। तो क्या बनाती हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्षारीय ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? क्षारीय ऑक्साइड जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सामान्यता बनाती हैं। तो क्या बनाती हैं? ऑप्शन बी अम्लीय ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? अम्लीय ऑक्साइड जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो सोडियम को जो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? तो जल एवं वायु से बचने हेतु। क्या हो जाएगा? जल एवं वायु से बचने हेतु। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Mg+O2 से MgO में मैग्नीशियम का क्या होता है? तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम का क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका उपचयन होता है। क्या होता है? उपचयन। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती हैं? तो कौन सी गैस उत्पन्न करती हैं? तो ऑप्शन सी जो है हाइड्रोजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन सी धातु है जो सबसे अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि के जो है आपका करेक्ट आंसर है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे कौन सी धातु पाई जाती है? तो सबसे नीचे कौन सी धातु पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सोना। क्या हो जाएगा? सोना जो है आपका करेक्ट आंसर है। CuSO4 विलयन में Fe कील डालने पर क्या होगा? तो यहाँ पर जो है लोहे की कील डालने पर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तांबा विस्थापित होगा। क्या होगा? तांबा जो है विस्थापित होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, धातु के अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा धातु कर्म। क्या हो जाएगा? धातु कर्म जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो कौन सी धातु है जो सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Ag। क्या हो जाएगा? Ag जो है आपका करेक्ट आंसर है। अब ये आपका काम है कि इनका फुल फॉर्म जो है, इनको क्या कहा जाता है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। Zn, Fe, Ag, Ai क्या कहा जाता है, आप हमें कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम पर संक्षारण कम होने का कारण है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑक्साइड की सुरक्षात्मक परत। क्या हो जाएगा? ऑक्साइड की सुरक्षात्मक परत जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है?
तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका संक्षारण। क्या हो जाएगा? संक्षारण जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मिश्र धातु है? तो कौन सा है जो मिश्र धातु है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका पीतल। क्या हो जाएगा? पीतल जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील मुख्यतः किसका मिश्र धातु है? तो किसका मिश्र धातु है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Fe+Cr+Ni। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो है आपके 20 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद में अब आते हैं आपके कार्बनिक यौगिक। क्या आते हैं? कार्बनिक यौगिक के आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपका क्वेश्चन है कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। कितनी है? 6 जो है कार्बन की परमाणु संख्या है। नेक्स्ट है कार्बन में संयोजकता कितनी होती है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 होती है। कितनी होती है? 4 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कार्बन द्वारा अपने ही परमाणुओं के साथ श्रृंखला बनाने के गुण को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रृंखलन। क्या हो जाएगा? श्रृंखलन जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल एकल आबंध वाले कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर संतृप्त। क्या हो जाएगा? संतृप्त जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एथेन किस प्रकार का हाइड्रोजन है? हाइड्रोकार्बन है। तो किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? राइट आंसर हो जाएगा संतृप्त। नेक्स्ट है एथेन में कार्बन के बीच होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा द्विआबंध। क्या हो जाएगा? द्विआबंध जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथाइन में कार्बन के बीच होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्रिआबंध। क्या हो जाएगा? त्रिआबंध जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एल्केन है? तो कौन सा है जो एल्केन है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा CH4। क्या हो जाएगा? CH4 जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मीथेन का आणविक सूत्र है। तो मीथेन का जो आणविक सूत्र है वह क्या है? राइट आंसर हो जाएगा CH4। क्या हो जाएगा? CH4 जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है समजातीय श्रेणी के क्रमगत सदस्यों में अंतर होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CH2 का। किसका होता है? CH2 का जो है आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आता है एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एथेनॉल का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका C2H5OH। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एथेनॉल में उपस्थित क्रियात्मक समूह है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -CHO। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। तो एथेनोइक अम्ल का जो सामान्य नाम है भाई क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिरका में मुख्यतः पाया जाता है। तो सिरका में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एथेनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एथेनोइक अम्ल जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिरीकरण अभिक्रिया में बनते हैं। तो क्या बनते हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एस्टर और जल। क्या हो जाएगा? एस्टर और जल जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है साबुन का सफाई क्रिया का मुख्य कारण है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका मिशेल बनाना। क्या हो जाएगा? मिशेल बनाना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कठोर जल में साबुन कम झाग क्यों देता है? तो कठोर जल जो होता है उसमें साबुन कम झाग क्यों देता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। Ca² और Mg² आयन उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है डिटर्जेंट का एक लाभ है कि वह, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कठोर जल में भी कार्य करता है। क्या हो जाएगा? कठोर जल में भी कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा समावयवता का उदाहरण है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, C4H10 के दो भिन्न संरचनात्मक रूप। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनमें मुक्त आयन नहीं होते। क्या हो जाएगा? इनमें मुक्त आयन नहीं होते। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर अब आएंगे आपके जैव प्रक्रम से। आपके वह 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो यहाँ पर जैव प्रक्रम से आपके यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो आपका क्वेश्चन है जीवित जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की मूल प्रक्रिया है, तो क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वसन। क्या हो जाएगा? श्वसन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः किस भाग में होती है? तो दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह मुख्यतः किस भाग में होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्ती। क्या हो जाएगा? पत्ती जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जो गैसों का आदान प्रदान होता है मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, रंध्र। क्या हो जाएगा? रंध्र जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, O2। क्या हो जाएगा? O2 जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मनुष्य में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, मुख में। मुख से ही यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, एमाइलेज। क्या हो जाएगा? एमाइलेज जो है वह लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो मानव शरीर में जो प्रोटीन का पाचन होता है वह मुख्यतः कहाँ पर होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आमाशय। क्या हो जाएगा? आमाशय जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पित्तरस का निर्माण होता है, तो पित्तरस का जो निर्माण होता है कहाँ पर होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। कहाँ पर होता है? यकृत जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण किस संरचना द्वारा होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, विली। क्या हो जाएगा? विली जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट है शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी है, तो कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर फुफ्फुसीय सिरा। क्या हो जाएगा? फुफ्फुसीय सिरा जो है ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पौधे में जल और खनिजों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जाइलम। क्या हो जाएगा? जाइलम जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो यहाँ पर भोजन का परिवहन आपसे पूछा गया है, तो भोजन का होता है फ्लोएम के द्वारा, जल का होता है जाइलम के द्वारा। इसको इस प्रकार से
याद रख सकते हो, जा से जाइलम, जा से जल, तो जल का परिवहन पौधों में काय के द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। और फ्लोयम यानी फूड, तो यहाँ पर फूड का जो परिवहन होता है फ्लोयम के द्वारा। तो इस प्रकार से किसी भी, मैंने इसी प्रकार से याद रखा था, तो आप लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं। आपसे भोजन का यहाँ पर पूछा गया है तो ऑप्शन बी आप टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जी तंत्र का मुख्य अंग है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका वृक्क, यानी कि किडनी जो है आपका करेक्ट आंसर है। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रॉन कहलाती है। नेक्स्ट है, मूत्र का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है, तो जो मूत्र का निर्माण होता है वह कहाँ पर होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वृक्क, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों की किस संरचना में होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्वियोली। क्या हो जाएगा, एल्वियोली जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जैव प्रक्रम नहीं है, तो कौन सा जो जैव प्रक्रम नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जंग लगना जो है वह जैव प्रक्रम नहीं है। बाकी पोषण, श्वसन और परिवहन जो है यह सब जैव प्रक्रम है, बाकी जंग लगना ये कोई जैव प्रक्रम नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपके जैव प्रक्रम के भी आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इसके बाद में आ जाता है हमारा अनुवांशिकता। क्या हो आ जाता है, अनुवांशिकता जो टॉपिक है वह आ जाता है, उसके क्वेश्चन हम लगा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वह है, अनुवांशिक लक्षणों का वाहक कौन होता है, तो कौन होता है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जीन। क्या हो जाएगा, जीन जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है, तो अनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेंडल। क्या हो जाएगा, मेंडल जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, मटर। क्या हो जाएगा, मटर जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी जीव की बाह्य अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनोटाइप जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, टीटी का उदाहरण है, तो टीटी का उदाहरण आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी समयुग्मी। क्या हो जाएगा, समयुग्म जी जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, टी स्मॉल टी का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, विषम युग्म जी। क्या हो जाएगा, विषम युग्म जी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मेंडल के अनुसार प्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकट होता है, तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मटर के लंबे पौधे का लक्षण होता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रभावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र पाए जाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर पाए जाते हैं, ऑप्शन सी, केंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है ये आपको देखना है, कुल संख्या पूछी गई है। अगर आपसे यहीं पर जोड़े पूछे जाते तो आपका 23 आंसर होता, लेकिन आपसे कुल संख्या पूछी गई है तो यहाँ पर 23 जोड़े होते हैं, यानी कि 46 जो है उसकी संख्या हो जाएगी। कुल संख्या पूछी है तो 46 है, अगर जोड़े पूछे जाते तो 23 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है वह किसके द्वारा होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केवल पिता जो है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, स्त्री का लिंग गुणसूत्र संयोजन होता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी जो है XX, तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पुरुष का लिंग गुणसूत्र संयोजन होता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा आपका XY। क्या हो जाएगा, XY। नेक्स्ट है, यदि पिता का शुक्राणु बाह्य गुणसूत्र लेकर निषेचन करे तो संतान होगी, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पुत्र जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जीन वास्तव में DNA का एक क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर खंड, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अनुवांशिक
विविधता का प्रमुख कारण है। क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लैंगिक जनन। नेक्स्ट है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट है अचानक उत्पन्न होने वाला आनुवांशिक परिवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्परिवर्तन। क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विलक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं कहते हैं। तो यहाँ पर जो क्या कहलाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुवांशिक लक्षण। क्या कहलाते हैं? अनुवांशिक लक्षण आपका करेक्ट आंसर है। मेंडल के एक संकर संकरण में F2 पीढ़ी का लक्षणीय अनुपात होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3:1। क्या हो जाएगा? 3:1 जो है यहाँ पर अनुवांशिकता के आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। कितने क्वेश्चंस के आंसर सही आए हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। इसके बाद आ जाता है हमारा प्रकाश परावर्तन। क्या आ जाता है टॉपिक? प्रकाश परावर्तन, जिसके आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। प्रकाश के किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है? तो जब वो प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराकर वापस लौटता है तो उस घटना को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर परावर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परावर्तन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बराबर होते हैं। नेक्स्ट है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब स्थिर होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर एक ही तल में। क्या हो जाएगा? आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो कैसा होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आकार में बराबर होता है। नेक्स्ट है समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने पर दायां बायां परिवर्तन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका पार्श्व परिवर्तन। क्या हो जाता है? पार्श्व परिवर्तन जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण का परावर्तन पृष्ठ होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर भीतर की ओर। क्या हो जाएगा? भीतर की ओर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, बाहर की ओर। नेक्स्ट है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो कैसा बनेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनंत पर बनेगा। नेक्स्ट है अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब कब बनता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्तु फोकस के बाहर हो। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण द्वारा बड़ा एवं सीधा प्रतिबिंब कब बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर वस्तु F और P के साथ हो। क्या हो जाएगा? वस्तु F और P के साथ हो। नेक्स्ट है वाहन के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका उत्तल दर्पण का। किसका किया जाता है? उत्तल दर्पण जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण सदैव कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल दर्पण जो होता है वह सदैव कैसा बनाता है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका काल्पनिक, सीधा और छोटा। क्या हो जाएगा? काल्पनिक, सीधा एवं छोटा जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण का उपयोग सीविंग दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? तो सेविंग दर्पण के रूप में यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए क्यों यूज किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बड़ा एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध है। तो कौन सा संबंध है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर F बराबर R/2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र क्या है ये आप लोग हमें कमेंट करके बताना।
नेक्स्ट है किसी दर्पण की आवर्धन क्षमता दर्शाती है, तो क्या दर्शाती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वो वह किया जाता है अवतल दर्पण का। किसका किया जाता है? अवतल दर्पण जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी गोलाकार दर्पण का केंद्र कहलाता है, तो क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वक्रता केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है फोकस पर। क्या हो जाएगा? फोकस पर जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद आता है मानव नेत्र। मानव नेत्र के भी आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो मानव नेत्र में प्रकाश किस भाग से प्रवेश करता है? तो किस भाग से प्रवेश करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कॉर्निया। क्या हो जाएगा? कॉर्निया करेक्ट आंसर है। नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है प्रकाश की मात्रा को? तो यहाँ पर जो है पुतली जो होती है वह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली का जो आकार होता है उसे नियंत्रित कौन करता है? तो वह करता है परितारिका यानी कि आइरिस। नेक्स्ट है मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, तो कहाँ पर बनता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर रेटिना पर। कहाँ पर बनता है? रेटिना पर। नेक्स्ट है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो कैसा होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर उल्टा और वास्तविक। क्या कैसा होता है? उल्टा और वास्तविक जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नेत्र का वह भाग जो कैमरे की फिल्म के समान कार्य करता है, तो वह कौन सा है? तो करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेटिना। रेटिना आपका करेक्ट आंसर है। सामान्य मानव नेत्र का निकट बिंदु होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है, तो दूर बिंदु कितना होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अनंत तक होता है। अब लोग कहेंगे अनंत तक कैसे होता है? हमें अनंत का थोड़ी ना दिखाई देता है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 किलोमीटर का। ऐसा नहीं है, आप सूर्य को देख पाते हैं, तो सूर्य कितने दूर है? तो यहाँ पर जो है अनंत होता है देखने के लिए, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्र की समंजन क्षमता का कारण है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है लेंस की फोकस दूरी बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति स्पष्ट देख सकता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है पास की वस्तुओं को। क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष में पास का तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है, और दूर दृष्टि दोष में दूर का तो दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता है। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखेगा, निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखेगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्या प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा लेंस है वह? तो वह है अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है दूर दृष्टिकोण में व्यक्ति स्पष्ट देख सकता है, तो क्या देख सकता है? कहाँ का देख सकता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर दूर की वस्तुओं को दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्या किया जाता है दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए? राइट आंसर हो जाएगा उत्तल। उत्तल लेंस दूर के लिए, अवतल लेंस पास के लिए, ये आप ध्यान रखना। दूर दृष्टि दोष में दूर का तो दिखाई देता है लेकिन पास का नहीं, और निकट में निकट का तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता। ये सारे अपने अपने अपोजिट हैं, तो आप लोग अपोजिट करके ऐसा याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है वृद्धावस्था में होने वाला दृष्टि दोष कहलाता है, तो क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ये क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेसवायोपिया। क्या हो जाएगा? प्रेसवायोपिया जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है।
नेक्स्ट है इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण है, तो क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण एवं आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि, क्यों दिखाई देता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, नीला प्रकाश सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि, क्यों दिखाई देता है लाल? राइट आंसर हो जाएगा आपका लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है टिंडन प्रभाव किससे संबंधित है? तो टिंडन प्रभाव जो है भाई किससे संबंधित है? ऑप्शन बी हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या हो जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टि का अनुभव मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी दृष्टि तंत्रिका। क्या हो जाएगा? दृष्टि तंत्रिका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपके कितने नेत्र से संबंधित जो 20 क्वेश्चन है ये तो यहाँ पर कंप्लीट हो गए, लेकिन आपके जो है 160 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। कितने हुए हैं अभी तक? 160 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं और हमें करने कितने हैं? 250। तो लगभग हमारे 90 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। कितने बचे हुए हैं? 90 क्वेश्चन बचे हुए हैं। और सुबह से हम क्लास अरेंज करना, क्वेश्चन सिलेक्ट करना और फिर इसके बाद में उनका टाइप करना, सारा कुछ, तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो हम क्या करेंगे, जो अगली क्लास लाएंगे आगे के क्वेश्चन हम उसमें करवा देंगे। क्या कहते हैं आप लोग? कमेंट करके हमें बताना कि यहाँ पर जो है 160 क्वेश्चन तो हमारे हो चुके हैं। आप लोग इतना प्रैक्टिस कीजिए तो आपकी जो सुबह है, सुबह हम क्लास लेंगे तो उसमें जो 90 क्वेश्चन है उसके साथ में कुछ और क्वेश्चन इंक्लूड कर देंगे, तो लगभग इतनी ही लंबी 150 क्वेश्चन हम आपको लेकर के आएंगे। 90 क्वेश्चन जो रह गए हैं वो तो लाएंगे, इसी पीडीएफ में हैं। और एक पीडीएफ और हम बनाएंगे, उसमें 60 क्वेश्चन और इंक्लूड कर देंगे, तो हमारे 150 क्वेश्चन की क्लास अगली हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है जो 90 क्वेश्चन हैं आपके सुबह हम करवाएंगे, तो यहाँ पर 160 क्वेश्चन ही ठीक हैं। तो मिलते हैं सुबह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो पीडीएफ अभी तो अपलोड नहीं करेंगे, हम सुबह देख लेंगे। तो आप लोग क्या करना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ के ये है, आपको पीडीएफ तो मिलेगी लेकिन वहाँ पर आपको क्विज़ लगाने को भी मिलेंगे। तो आप लोग क्या है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसकी आपको लिंक हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो अब अगली क्लास में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।